दोस्तों, मैं एम एस ब्राह्मणी, माय यूट्यूब चैनल एम एस ब्राह्मणी एजुकेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम मध्य प्रदेश की सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं मालवा का पठार। ठीक है, बहुत ही मेन टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इन मालवा पठार से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बेसिक पॉइंट बताने वाला हूं और हमारे ये वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि बहुत बेसिक पॉइंट, प्रैक्टिकल पूरी डिटेल चीज़ें रहेगी, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा की पूरा देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मालवा का पठार। हमने पिछले वीडियो में देखा है कि मध्य प्रदेश को प्राकृतिक या भौतिक विभाजन में हमने बांटा था। ठीक है, मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया था। क्लियर है? मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा में कलसणी और पूर्वी या बघेलखंड के पठार में हमने डिवाइड किया था। उसी प्रकार हमने मध्य उच्च प्रदेश को 5 उप प्रदेशों में बांट दिया गया था। क्लियर है? तो वही बता दिया गया आपको, जैसे कि पहला मध्य भारत का पठार, फिर मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी का पठार, रीवा पन्ना का पठार व बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम इन उप प्रदेशों और जो प्रदेशों को बांटा था, तो टोटल कुल मिलाकर 7 पठारों में मध्य प्रदेश को बांट दिया गया था। ठीक है, अगर आप हमारा पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उसको बेहतर तरीके से क्लियर कीजिए, इसके बाद ही इस वीडियो की ओर बढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मालवा का पठार। ठीक है, हम मालवा का पठार क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि सबसे बड़ा पठार है और हम एक सीक्वेंस से पढ़ेंगे, बड़े से छोटे की ओर बढ़ेंगे। अर्थात हमारे मध्य प्रदेश में 7 पठार है, उन 7 पठारों से हम बड़े से छोटे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, यानी कह सकते हैं घटते क्रम में पठारों को कवर करेंगे। तो सबसे बड़ा कौन सा है? मालवा का पठार। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सा पढ़ने वाले हैं हम? नर्मदा सोन घाटी। क्लियर है? उसी प्रकार तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे सतपुड़ा मेकल श्रेणी। ठीक है, चौथे नंबर पे पढ़ेंगे मध्य भारत का पठार। उसके बाद 5वें नंबर पे पढ़ेंगे हम रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, 6ठे नंबर पे पढ़ेंगे बुंदेलखंड का पठार और 7वें नंबर पे पढ़ेंगे बघेलखंड या पूर्वी पठार। ठीक है, ये क्या है? घटते क्रम में हो गया। तो बेसिक पॉइंट यहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बेसिक पूछ लेते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, एरिया वाइज और परसेंटली में ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मालवा का पठार। ठीक है, मालवा प्लान की ओर बढ़ते हैं हम। मालवा का पठार, सबसे पहले तो हमें मालवा पठार का जो एरिया है वो कवर हो जाना चाहिए। तो एरिया हम पहले निकाल लेते हैं। ये लो। ठीक है, ये जो है मालवा है। क्लियर है? आप पिछले वीडियो को देखिए, आपको बहुत बेहतर तरीके से पूरे पठार एक मैपिंग में कवर करवाया है। ठीक है, आप नेक्स्ट देखिए, इधर बता दो आपको, मैं यहां से हमने बताया था आप लोगों को ये वाला। ठीक है, ये जो एरिया है बुंदेलखंड है, ये मध्य भारत का पठार है, ये मालवा है। ठीक है, उसी प्रकार हमने यहां पर कवर किया था ये वाला पार्ट। ये लो। ठीक है, ये जो पार्ट कवर किया था हमने, ये पार्ट कौन सा है? नर्मदा सोन घाटी, और ये है सतपुड़ा में कलसणी। उसी प्रकार हमें यहाँ पे भी आप लोगों को कवर करवाया है ये वाला पार्ट। ठीक है, ये लो, ये है पूर्वी या बघेलखंड का पठार, ये रीवा पन्ना का पठार। तो ये हमने कवर कर चुके हैं। पिछले वीडियो को आप देख लीजिए, बहुत बेहतर तरीके से समझाया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं मालवा की ओर। मालवा पठार क्लियर है? मालवा पठार में जितने भी फैक्ट हैं वो पूरे क्लियर करेंगे। अर्थात मालवा पठार का उद्गार, उत्पत्ति या निर्माण कैसे हुआ था उस पर भी बात करेंगे। उसी प्रकार मालवा पठार की स्थिति देखेंगे, लोकेशन देखेंगे कि कौन से एरिया में स्थित है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। इसके बाद मालवा पठार के औसत
ऊंचाई भी देख लेंगे, ठीक है, एवरेज हाइट भी देख लेंगे। नेक्स्ट अक्षांतरीय और देशांतरीय विस्तार कितना है मालवा का, ये भी देखेंगे। तत्पश्चात हम ऐसे क्रम में बढ़ते चले जाएंगे और पूरे की जितने भी टॉपिक मालवा पठार में स्थित है वो पूरे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मालवा पठार की उत्पत्ति, निर्माण, उद्गार, ठीक है, कैसे हुआ था। तो चलिए देखते हैं। मालवा पठार का उद्गार या निर्माण, उत्पत्ति दक्कन ट्रेप सेल चट्टानों से निर्मित लावा मिट्टी से हुआ है। बहुत बेहतर तरीके से याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, कि मालवा पठार का निर्माण या उत्पत्ति या उद्गार कैसे हुआ था। दक्कन ट्रेप सेल की चट्टानों से निर्मित लावा मिट्टी से हुआ है। बहुत बेसिक पॉइंट है, ठीक है। आप समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को पीछे कीजिए और देखिए और अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो मैंने बताया कि मालवा पठार की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो दक्कन ट्रेप सेल चट्टान से निर्मित लावा मिट्टी से हुआ है, ये निर्माण हो गया है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं मालवा पठार की स्थिति, लोकेशन। अब बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में स्थित है मालवा, तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के पश्चिमी एरिया में स्थित है मालवा का पठार, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में स्थित, ठीक है। अब बात करते हैं कि टोटल स्थिति, या कह सकते हैं कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र में स्थित है मालवा का पठार, तो ये कह सकते हैं दक्षिण पूर्व क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में देखा जाए, मैं आपको बता दूं यहाँ पे कौन कौन से राज्य है। ये वाला जो राज्य है राजस्थान है, ठीक है, और ये वाला जो एरिया देख लीजिए आप, इसे बोलते हैं उत्तर प्रदेश। पूर्वी क्षेत्र में देखिए आप छत्तीसगढ़, और दक्षिण एरिया में है महाराष्ट्र, और पश्चिमी एरिया में है गुजरात, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि अगर राज्य की बात करें कि उत्तर प्रदेश राज्य के कौन से क्षेत्र में मालवा का पठार है, ये भी आप बहुत बेसिक तरीके से स्थिति निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मैप क्लियर है, मैपिंग क्लियर होगी तो बहुत बेहतर तरीके से आप उसकी स्थिति क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कि राजस्थान की बात करें कि राजस्थान की कौन से क्षेत्र में मालवा का पठार है, तो ये कह सकते हैं ये एरिया कौन सा आता है हमारा, ठीक है, ये एरिया जो है कौन सा है, दक्षिण पूर्व। यहाँ पे देखिए उत्तर है, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम है, ठीक है। अब ये वाला एरिया देखिए, ये वाला एरिया ये कौन सा हुआ, दक्षिण पूर्व, क्लियर है। साउथ ईस्ट एरिया जो है किधर स्थित है, साउथ ईस्ट, यानी कौन कौन सी क्षेत्र की ओर, राजस्थान से, ठीक है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश से कि उत्तर प्रदेश से किधर है, तो दक्षिण पश्चिम कह सकते हैं। अब एरिया ये चेंज हो गया है, ये वाला एरिया हो गया, ठीक है, कौन सा एरिया हो गया, दक्षिण पश्चिम हुआ, ठीक, क्लियर है। अब देखिए अगर बात करें छत्तीसगढ़ की ओर से, ठीक है, कि छत्तीसगढ़ राज्य से मालवा का पठार कौन से क्षेत्र में स्थित है, ये कौन सा क्षेत्र हुआ, इधर पश्चिम हुआ, क्लियर है, तो पश्चिम की ओर हो गया। अब बात करें गुजरात की, गुजरात से कौन से क्षेत्र की ओर स्थित है, तो पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, गुजरात के पूर्वी क्षेत्र में, और महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र में। ये तो स्टेट की बात हुई कि मालवा पठार की जो पठार की जो स्थिति देखी हमने स्टेट लेवल पे देखी है, ठीक है, कि ये राज्य की कौन से क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम मध्य प्रदेश के जो पठारों का जिक्र करें कि ये पठार है, जैसे सतपुड़ा पठार की कौन से क्षेत्र में स्थित है मालवा, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बेसिक तरीके से पूछते हैं, तो इस पर भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए कि मालवा पठार का जिक्र करें कि मध्य भारत पठार के दक्षिण में स्थित है, ये कौन सा है, मध्य भारत का पठार है, ठीक है, क्लियर है, ये मध्य भारत का पठार है, इसके दक्षिण में स्थित है। उसी प्रकार बात करें कि बुंदेलखंड और रीवा पन्ना पठार के कौन से क्षेत्र में स्थित है, तो दक्षिण पूर्व में स्थित है, क्लियर है। उसी प्रकार बात करें कि बघेलखंड के क्षेत्र की बात करें तो कौन से क्षेत्र में स्थित है, पश्चिम की ओर, और सतपुड़ा विकलसरणी और नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में स्थित है। तो ये हुई मालवा पठार की स्थिति, ठीक है। आप बहुत बेहतर तरीके से नोट्स बनाइए, पेन कॉपी लेके बैठिए आप, ठीक है, इसके बाद वीडियो देखिए ताकि आप बहुत बेहतर तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको मैपिंग के द्वारा समझ में आएगा तो आप नोट्स बहुत बेहतर तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने उद्गार बताया आपको, उत्पत्ति बताई, ठीक है, निर्माण बता दिया गया, उसी प्रकार मालवा पठार की स्थिति बता दी, लोकेशन, ठीक है। लोकेशन अर्थात कैसे कि ओनली मध्य प्रदेश में पूछेगा कि मध्य प्रदेश में कौन से क्षेत्र में स्थित है मालवा, तो पश्चिम में कहना है, ठीक है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश कौन से क्षेत्र में है और
बुंदेलखंड के कौन से क्षेत्र में है, रीवा पन्ना के पठार कौन से क्षेत्र में स्थित है, तो एक ही आंसर आएगा दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, उसी प्रकार मध्य भारत के दक्षिण में स्थित है, गुजरात के पूर्वी क्षेत्र में है, छत्तीसगढ़ बुंदेलखंड के पश्चिमी क्षेत्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र सतपुड़ा मेकल श्रेणी नर्मदा सोन घाटी के उत्तरी क्षेत्र में है और राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये हुई मालवा पठार की स्थिति। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। मालवा पठार की औसत ऊंचाई, एवरेज हाइट कितनी है मालवा पठार के। ठीक है, तो मालवा पठार की जो औसत ऊंचाई है वो 300 से 600 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, पहली बात की हमने निर्माण से हमने दूसरी बात करी है स्थिति की बात, तीसरी बात की हमने औसत ऊंचाई बता दी गई है आपको कितनी, 300 से 600 मीटर औसत ऊंचाई है, एवरेज हाइट है किसकी, मालवा पठार की। ठीक है, तो ये भी आपको पता चल गया है। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर, या कह सकते हैं मालवा पठार का नेक्स्ट टॉपिक है अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। ठीक है, अक्षांशीय और देशांतरी। ठीक है, यानी मालवा पठार का अक्षांश कितना है और देशांतर कितना है। ठीक है, अगर आप मध्य प्रदेश का पिछला वीडियो देखे होंगे तो मध्य प्रदेश का अक्षांश देशांतर बहुत बेहतर तरीके से समझाया गया है आप लोगों को। ठीक है, यानी मध्य प्रदेश का अक्षांश देशांतर कितना बताया था, 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होता है और 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तक चलता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देखिए थे कि 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर तक, ये मध्य प्रदेश की अक्षांश और देशांतर की बात की थी। ठीक है, उसी प्रकार मालवा पठार का अक्षांश और देशांतर की बात करें कि कितना है, डिग्रियों में मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 21 देखी थे हमने, तो अब उत्तरी क्षेत्र में बढ़ेंगे तो डिग्री बढ़ जाएगी, अर्थात मालवा की बात करें तो ओनली अक्षांश की, पहले मैं अक्षांश बताता हूँ मालवा पठार का। ठीक है, कि मालवा पठार का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो देख लीजिए यहाँ पे आपको मिलेगा 22 डिग्री 17 उत्तरी अक्षांश से। ठीक है, आप लिख सकते हैं 22 डिग्री 17 उत्तरी अक्षांश से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट आएगा आपका 25 डिग्री 8 उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, ये हुए मालवा पठार का अक्षांश विस्तार ओनली लेटीट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड बचा हुआ है, लेटीट्यूड क्लियर हुआ है। देखिए कितना है, 22 डिग्री 17। ठीक है, नॉर्थ लेटीट्यूड कह सकते हैं आप। उसी प्रकार नेक्स्ट देखिए 25 डिग्री 8 नॉर्थ लेटीट्यूड, ये मालवा प्लांट का लेटीट्यूड और ओनली लेटीट्यूड है। ठीक है, तो अक्षांश विस्तार है, तो ये क्लियर हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं देशांतर, कि मालवा पठार का देशांतर कितना है। हमने बात की यहाँ से। ठीक है, यहाँ से अर्थात यहाँ पे कितनी डिग्री मिली, 22 डिग्री 17, और यहाँ लास्ट कितनी मिली, 25 डिग्री 8। क्लियर है। अब देशांतर, यानी देशांतर ये वाले एरिया क्लियर है। देशांतर डिग्री कितनी वो भी क्लियर कर लेते हैं। मालवा पठार के जो देशांतर विस्तार है वो देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से आपको बताया था 74 डिग्री 9 मध्य प्रदेश का स्टार्ट होता है, तो थोड़ा सा चेंज आगे चले गया। ठीक है ना, डिग्री में चेंज हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे स्टार्ट होते हैं 74 डिग्री 20 पूर्वी देशांतर। अब पूर्वी की ओर जा रहे हैं और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड लाइन को हमने क्रॉस करके निकलेंगे तो पूर्वी देशांतर कहेंगे। ठीक है, तो देखिए 74 डिग्री 20 से 79 डिग्री 20 पूर्वी देशांतर। क्लियर है। यहाँ पे 74 डिग्री 20 मिल रहा है, 74 का 75, 74, 77, 78, 79 के बाद डिग्री में मिल रहे हैं, यानी मिनट्स में मिल रहा है। ठीक है, कितनी मिल रहे हैं, 79 डिग्री 20 मिनट्स। या कह सकते हैं कि मालवा पठार का देशांतर विस्तार कितना है, तो कह सकते हैं 74 डिग्री 20 से 79 डिग्री 20 पूर्वी देशांतर। क्या कहेंगे, पूर्वी देशांतर। तो ये हुए हमारे मालवा पठार का अक्षांश और देशांतर विस्तार, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब ये देख लेते हैं कि मालवा पठार में जिले कौन कौन से आते हैं। जिले, डिस्ट्रिक्ट,
ठीक है, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है और कितनी डिस्ट्रिक्ट आती है वो भी क्लियर होना चाहिए। तो आपको बता दूं मैं कि यहाँ पे कौन कौन सी, जैसे कि मैं नाम बताता हूँ, ध्यान से सुनिए आप, ठीक है, बहुत बेसिक पॉइंट है, मैपिंग से कवर कर सकते हैं। देखिए नीमच का कुछ क्षेत्र आता है, ठीक है, पूरा नीमच नहीं है। इसके बाद देखिए मंदसौर है, मंदसौर के बाद यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे अगर मालवा है, शाजापुर है, ठीक है, उज्जैन है, राजगढ़ है, राजगढ़ के बाद यहाँ देखिए आप भोपाल मिलेगा, भोपाल से उत्तरी क्षेत्र में चाचौड़ा मिल जाएगा आपको, ठीक है, गुना मिलेगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए अशोकनगर का कुछ पार्ट आता है, ठीक है, शिवपुरी का कुछ क्षेत्र आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे विदिशा है, विदिशा के बाद सागर का आधा पार्ट आ जाता है, ठीक है, रायसेन आ जाएगा, सीहोर आ जाएगा, देवास आ जाएगा, इंदौर आ जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिलेगा धार, यहाँ पे झाबुआ, रतलाम, ठीक है, और इसके बाद ये वाला कुछ पार्ट अलीराजपुर का कुछ पार्ट आता है, पूरा नहीं आता है, ठीक है, कुछ क्षेत्र आता है। तो ये टोटल कुल मिलाकर 19 जिले आते हैं, क्लियर हैं, 19 जिले आते हैं, याद रखिएगा आप लोग। मैंने बेसिक पॉइंट जो कि बहुत बेसिक क्लियर किया है, जिले आपको कवर करना है, ठीक है। अब जिले कवर करेंगे तो संभाग ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कौन सा संभाग के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं, ये तो आपको बेसिक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने बताया कि संभाग की बात करें तो यहाँ पे ग्वालियर संभाग के कुछ क्षेत्र आ जाएगा, यानी गुना आ जाएगा ना, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए आप सागर संभाग आ जाएगा, ठीक है, भोपाल उज्जैन संभाग आ जाएगा, इसी प्रकार इंदौर संभाग, ये संभाग लेवल पे क्लियर है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हुआ, यानी जिले कौन कौन से आते हैं वो भी क्लियर हो गए हैं, ठीक है, क्लियर है, जिले कौन कौन से आते हैं। मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आप सुनिए बेहतर तरीके से, उसे पढ़िए और एनालिसिस कीजिए और एक पर्सनल नोट्स बनाइए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, मालवा पठार के नेक्स्ट टॉपिक की ओर, कि मालवा पठार का जो नेक्स्ट टॉपिक है, मालवा पठार के जलवायु, जलवायु, ठीक है, कि मालवा पठार में जलवायु किस प्रकार की है, ठीक है। तो देखिए इस मालवा पठार में जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु कैसी है, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है, या कह सकते हैं अरब सागर से उठने वाली जलधाराएं हमारे मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम एरिया में वर्षा होती है, अरे अर्थात कह सकते हैं इसी क्षेत्र में बहुत सबसे पहले प्रवेश होता है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि अरब सागर से दक्षिण पश्चिम जो मानसून आता है उसी से हमारे मध्य प्रदेश में मानसून के आधार पे वर्षा होती है, ठीक है। देखिए तो कौन से प्रकार की बताया मैं, महाद्वीपीय, याद रखिएगा कि मालवा पठार की जलवायु कैसी है, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु, बहुत बेसिक पॉइंट है, याद रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम, जलवायु से नेक्स्ट यहाँ पे वर्षा की ओर बढ़ते हैं कि कितनी सेमी वर्षा होती है मालवा पठार में, ठीक है। हर पठारों में, ये मैं एक सीक्वेंस एक टॉपिक बता रहा हूं, ठीक है, ये हर पठारों में काम आएगी, ठीक है, और इसी के थ्रू हम पूरे फैक्ट कवर करेंगे हर पठारों में, इसलिए ये क्रम कभी मत भूलना आप लोग, ठीक है, और ये लिखते चले जाना। तो नेक्स्ट जाते हैं वर्षा, ठीक है, कि कितनी सेमी वर्षा होती है। तो देखिए मालवा पठार में अगर वर्षा की बात करें तो यहाँ पर 100 सेमी से 125 सेमी तक वर्षा होती है, ठीक है, याद रखिएगा, क्लियर है, 100 से 125 सेमी वर्षा होती है, ठीक, सेमी यानी सेंटीमीटर बोलते हैं हम, क्लियर है। तो ये भी बेसिक पॉइंट क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट बात करते हैं वर्षा के बाद मौसम, जलवायु मौसम कह सकते हैं, अर्थात कि यहाँ पे ठंड कैसी होती है, यहाँ पे गर्मी कैसी होती है, ठीक है, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, मौसम, ठीक है, मौसम अर्थात ये कह सकते हैं जलवायु मौसम, ठीक है, मौसम। देखिए मौसम की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में किस तरीके का मौसम होता है और शीत ऋतु में भी देखिए, ठीक है। अगर बात करें कि ठंड कैसी होती है और गर्मी कैसी होती है, तो दोनों तरफ याद रखना कि ठंड में सामान्य ठंड होती है और गर्मी में भी सामान्य गर्मी होती है, ठीक है, क्योंकि आपको यही पता होगा कि कर्क रेखा मालवा पठार के मध्य से गुजर रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है, और इसी अक्षांश के आधार पे जलवायु, वायुदाब और कटिबंध ज्ञात किया जाता है, ठीक है, तो ये भी याद रखना है आप लोगों को। तो मैंने बताया कि मालवा पठार में मौसम किस तरीके का होता है, तो गर्मी में सामान्य गर्मी, ठंड में सामान्य ठंड, ठीक है, दोनों सामान्य ही रहेगा, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट और बढ़ते हैं तापमान, मालवा पठार का तापमान, ठीक है, कि तापमान कितना रहता है, टेम्परेचर,
ठीक है। देखिए गर्मी में यानी कह सकते हैं मई जून के समय, मई जून माह में मालवा पठार में 40 डिग्री सेल्सियस से 42.5 डिग्री सेल्सियस तापमान चले जाता है। ठीक है, यह अधिकतम की बात है, लेकिन आपको पता है कहीं कहीं रिकॉर्ड तोड़ देता है, इससे भी पार हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये अधिकतम की बात है, औसत तापमान कह सकते हैं आप। ठीक है, कितना है 40 डिग्री सेल्सियस से 42 पॉइंट या दशमलव कह सकते हैं 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या है ये तापमान अधिकतम मालवा। अब देखते हैं, ये बात करें हमने मई जून की बात, यानी कह सकते हैं ग्रीष्मकालीन समय काल में, यानी गर्मी में। ठीक है, अब बात करते हैं शीतकालीन समय काल में कितनी डिग्री रहती हैं। ठीक है, या न्यूनतम तापमान कितना रहता है मालवा पठार में। क्लियर है, यानी ठंड के समय कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ठंड के समय या शीतकालीन समय काल में कितना होता है 10 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान रहता है। बहुत बेसिक पॉइंट है, क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, पूरे टॉपिक आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा दिया जाएगा। क्लियर है, इसलिए एक भी टॉपिक मत छोड़िएगा, आप पूरा की पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आप बीच में वीडियो नहीं देख पाओगे तो आपका टॉपिक लेस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप कंटिन्यू देखिए और पूरा की पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। तापमान के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट है मिट्टी। क्या है? मिट्टी की, यहाँ की मिट्टी किस प्रकार की है। ठीक है, कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है वो देख लेते हैं। आपको बताया था उद्गार किससे हुआ था। ठीक है, लावा मिट्टी की उद्गार से हुआ। ठीक है, ये कह सकते हैं यहाँ पर मालवा पठार में पूरी तरीके से काली मिट्टी है। ठीक है, कैसी मिट्टी है? काली, ब्लैक सॉइल है, याद रखिएगा आप। ठीक है, यानी काली मिट्टी भी 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी और छिछरी काली मिट्टी होती है। उसी 3 प्रकार मिट्टी में सर्वाधिक मालवा पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। बहुत बेसिक पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों आप। ठीक है, मैंने बताया कि मालवा पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी भी 3 प्रकार की होती है। ठीक है, गहरी काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी और छिछरी काली मिट्टी। तो उसी 3 प्रकार काली मिट्टी में से कौन सी प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है मालवा में? गहरी काली मिट्टी, बहुत ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। और काली मिट्टी आपको पता है, ठीक है, यानी काली मिट्टी सर्वाधिक पानी सोखने वाली मिट्टी है। ठीक है, क्लियर है, और चिपचिपी हो जाती है जब गीली होती है, और उसका सूखने के बाद ये सिकुड़ जाती है। ठीक है, अर्थात वहाँ पे दरारें पड़ जाती है, ये भी याद रखिए आप। ठीक है, हालांकि हम मिट्टी का टॉपिक लेंगे आगामी समय में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिट्टी के बाद टॉपिक आता है कृषि। कृषि कि मालवा पठार में कृषि किस प्रकार की जाती है। ठीक है, तो मालवा पठार में कृषि व्यावसायिक रूप से की जाती है। व्यावसायिक कृषि होती है, व्यवसाय में खाद्यान्न और व्यापारिक दोनों आती हैं। ठीक है, व्यावसायिक कृषि की जाती है, याद रखिएगा। व्यावसायिक कृषि में हमने बताया खाद्यान्न भी आते हैं और व्यापारिक भी आती हैं। क्लियर है, अर्थात कृषि के बाद फसल देख लेते हैं कि कौन कौन सी फसल उत्पाद की जाती है मालवा पठार में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फसल। आप देखिए, सुनिए, बहुत बेहतर तरीके से नोट्स बनाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फसल की। फसल कौन कौन सी उत्पाद की जाती है मालवा पठार में। ठीक है, मैंने बताया आपको कृषि व्यवसाय होती है, खाद्यान्न भी होती है, व्यापारिक भी होती है। तो खाद्यान्न कौन कौन सी होती है फसल, वो देखिए, गेहूं हुई, ठीक है, चावल हुई, गेहूं चावल हुई, ज्वार हुआ, मक्का हुआ। ठीक है, और अन्य ले सकते हैं। उसी प्रकार व्यापारिक देखा जाए तो गन्ना हुआ, सोयाबीन हुआ, कपास हुआ, ठीक है, और अलसी हुई। ये जो है अन्य हो गए। दलहनिया तिलहनिया तो दोनों आएंगे। दलहन यानी दाल, जितनी भी दाल प्रकार की है वो पूरी आ जाएगी। तिलहनिया जो तेल प्राप्त की जाती है जिस फसल से, तिलहनिया। ठीक है, तो ये भी इसी मालवा पठार में उत्पाद की जाती है। तो मेन मुख्य अगर फसल पूछ ली जाए तो कौन सी है? कपास, क्योंकि काली मिट्टी में सर्वाधिक कपास उत्पाद की जाती है। तो ये याद रखिएगा आप। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। फसल के बाद देखा हमने नेक्स्ट वनस्पतियां, कि वनस्पति कौन कौन सी या किस प्रकार की वनस्पति मालवा पठार में पाई जाती हैं। ठीक है, तो वनस्पति देखिए, मालवा पठार में वनस्पति उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। बहुत बेहतर तरीके से फैक्ट क्लियर कीजिएगा आप। ठीक है,
देखिए मैंने बताया कि मालवा पठार में अगर वनस्पति की बात करूं तो वनस्पति कौन से प्रकार की पाई जाती हैं, उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। ये उष्ण कटिबंधीय बात आ रही दोस्तों, ये अपने अक्षांश रेखाओं पे निर्धारित किया जाता है। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा से कर्क रेखा उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव मकर रेखा के मध्य का जो क्षेत्र होता है वो उष्ण कटिबंधीय होता है। क्लियर है, उष्ण कटिबंधीय होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वनस्पति क्लियर किया मैंने कि वनस्पति किस प्रकार की पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। लेकिन कौन कौन से वन पाए जाते हैं, वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं वो भी देख लीजिए। तो मैंने बताया आपको वनस्पति के बाद बता रहा हूं वृक्ष यानी कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता शीतोष्ण वन अर्थात कह सकते हैं जो ठंड के समय में बहुत बेहतर तरीके से जो पेड़ पौधे होते हैं, जैसे कह सकते हैं आम हुआ, ठीक है, आम जाम जामुन नीम हुआ महुआ हुआ, ठीक है, तेंदुपत्ता हुआ, ठीक है, इसी प्रकार सेमल हुआ, ठीक है, ऐसे करके ये पूरे आप पेड़ पौधे भी कर सकते हैं। ठीक है, सागौन हुआ, साल हुआ, बांस हुआ, ये भी इसके अंतर्गत आएंगे। तो मैंने बताया आपको क्या क्या कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो बहुत बेहतर तरीके से याद रखिएगा, सागौन, साल और बांस, महुआ, क्लियर है। इसका नीम जाम आम जामुन, ठीक है, और तेंदुपत्ता भी याद रखिए बहुत बेहतर तरीके से, ठीक है, क्योंकि तेंदुपत्ता से जो बीड़ी बनाई जाती है, क्लियर है, तो याद रखना है। तो चलिए, तो ये हुए हमारे वृक्ष यानी। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। मालवा पठार का नेक्स्ट जो टॉपिक है नदियाँ, रिवर्स। मालवा प्लांटेड में कौन कौन सी रिवर्स का ओरिजिन एरिया है, कौन कौन सी नदियाँ हैं, ठीक है, कौन कौन सी रिवर्स हैं, तो उस पर बात कर लेते हैं। मालवा पठार की नदियाँ, तो नदियाँ देखिए कि मालवा पठार में यहाँ से एक इंदौर है, इंदौर से एक नदी निकलती है चंबल, ठीक है, चंबल नदी के बाद माही नदी के बाद छिपरा नदी के बाद परवान नदी के बाद पार्वती के बाद काली सिंध नदी के बाद सिंध नदी, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद धसान नदी के सोनार नदी, बीना नदी, बेबस नदी, याद रखिएगा, सुनिएगा बहुत बेहतर तरीके से, ठीक है, पूरे याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट नेवाज नदी के बाद तेदोजी नदी, ठीक है, ये बहुत आपने सुना नहीं कभी, ठीक है, इतनी छोटी छोटी नदियाँ जो कि सहायक के रूप में मिलती हैं बड़ी नदियों में, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, मैंने कौन कौन सी नदियाँ बताई एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। चंबल नदी, ठीक है, चंबल नदी, छिपरा नदी, पार्वती नदी, परवान नदी, काली सिंध नदी, नेवाज नदी, बेबस नदी, ठीक है, तेंदोजी नदी, याद रखिएगा, और बेतवा नदी, क्लियर है, माही नदी और शिवना नदी, ठीक है, करीबन पूरी नदियाँ याद रखिए। मैं ओनली बात ये किया कि मालवा पठार से निकलने वाली नदियाँ, क्लियर है। अब इनका लोकेशन बताओ, शिवना नदी यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे देखिए चंबल नदी निकलेगी, छिपरा नदी यहाँ से निकलेगी, ठीक है, परवान नदी यहाँ से निकलेगी और पार्वती नदी ये निकलेगी और बेतवा नदी रायसेन से निकलेगी, क्लियर है। और आपको पता है धसान, सोनार और बीना ये सागर से निकलेगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर पूरी नदियाँ भी याद रखिएगा। जैसे चंबल नदी हुई, चंबल नदी कहाँ से निकलती, इंदौर के महू तहसील के जानापाव पहाड़ी के, जो जानापाव पहाड़ी उसके दक्षिण में बॉन्चू पॉइंट है, वहाँ से निकलते चंबल नदी का उद्गम स्थल। उसी प्रकार माही नदी धार सरदारपुर के मेंढा गांव के मेहद झील से निकलती है, ठीक है। शिवना नदी अपने मंदसौर में जो कि पशुपतिनाथ का मंदिर जो बसा हुआ है शिवना नदी किनारे, क्लियर है। उसके बाद देखिए बेतवा नदी रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है, काली सिंध देवास के बागली गांव से निकलती है, बागली तहसील, ठीक है, क्लियर है। पार्वती नदी जो कि आपको पता है सीहोर के आष्टा तहसील से निकलती है। सिंध नदी विदिशा के सिरोज तहसील से निकलती है, ठीक है। उसी प्रकार छिपरा नदी की बात करें इंदौर के काकरी बड्डी से निकलती हैं। तो कुल मिलाकर पूरी नदियाँ भी आपका पूरी नदियों के उद्गम स्थल भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बात हुई हमारे नदियों की, तो आप उससे अच्छे से नोट्स बनाइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट और बढ़ते हैं। नदियों के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खनिज, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है,
खनिज देखिए कि मालवा पठार में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो मैं 2 ही खनिज बताऊंगा, ठीक है, और भी बताऊंगा लेकिन इंपॉर्टेंट 2 ही, जो कि झाबुआ में पाया जाता है। कहाँ पे है झाबुआ? यहाँ पे स्थित, ठीक है। कौन सा खनिज पाया जाता है? देखिए आप, रॉक फास्फेट, ठीक है, रॉक फास्फेट। और एक और लिख लीजिए आप, एस्बेस्टस, ठीक है, रॉक फास्फेट और एस्बेस्टस, 2 खनिज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। उर्वरक खाद्य बनाया जाता है, यूरिया खाद बोलते हैं हम, ठीक है, तो ये याद रखिए झाबुआ में है, ठीक है। इसके बाद चूना पत्थर, इमारती पत्थर रायसेन में पाया जाता है, ठीक है, और चूना पत्थर मंदसौर में पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा आप, क्लियर है। तो ये हुए हमारे क्या, खनिज। खनिज के बाद ये देख लेते हैं उद्योग, कि कौन कौन से उद्योग है मालवा पठार में, उद्योग की बात करेंगे, ठीक है। तो मालवा पठार में उद्योग की बात करेंगे तो कौन कौन से उद्योग है उस पर हम जिक्र कर लेते हैं। तो उद्योग की बात करूं कि मालवा पठार में उद्योग, देखिए जावरा शुगर मिल रतलाम में स्थित है, जावरा शुगर मिल रतलाम में स्थित है, ठीक है। इसी प्रकार चारा बनाने का कारखाना धार में स्थित है, ठीक है। उसी प्रकार सोयाबीन संयंत्र उज्जैन में स्थित है, सूती वस्त्र उद्योग इंदौर में, और पीतमपुर में एक औद्योगिक नगरी है, कह सकते हैं पीतमपुर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। पूरे भारत देश का डेट्राइट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश धार जिले में स्थित पीतमपुर को कहा जाता है, ठीक है। वहाँ पे यानी छोटे ऑटोमोबाइल्स वाहन बनाए जाते हैं, अर्थात छोटे छोटे वाहन बनाए जाते हैं, ठीक है। डेट्राइट शब्द हमने एक संज्ञा ली गई है, ठीक है, वो कहाँ से ली गई है? अमेरिका में, एक अमेरिका देश में एक स्थान है डेट्राइट, उसकी उपाधि ली गई है, क्लियर है। तो अमेरिका देखो, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उसी में एक देश है अमेरिका, यूएसए बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। वहां पर एक राज्य है डेट्राइट नामक का, वहां पर सर्वाधिक छोटे वाहने बनाए जाते हैं, और उसकी उपाधि मध्य प्रदेश के धार के पीतमपुर को मिली है, यानी पूरे भारत में डेट्राइट के नाम से जाना जाता है पीतमपुर। तो ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद टिश्यू पेपर मिल्स इंदौर, क्लियर है, टिश्यू पेपर मिल्स इंदौर। नेक्स्ट बैंक प्रेस या बोल सकते हैं जो नोट है या बैंक नोट प्रेस है, देवास में स्थित है, यानी हमारे भारत में 4 जगह नोट की छपाई होती है, एक मध्य प्रदेश के देवास में है, ठीक है, एक पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, एक नासिक में महाराष्ट्र हो, एक कर्नाटक में मैसूर में, ठीक है। ये भी याद रखिएगा आप बहुत बेसिक तरीके से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट और क्या क्या उद्योग है। इसके बाद देखिए ऑप्टिकल फाइबर बनाने का कारखाना रायसेन में है, मंडीदीप, क्लियर है। ऑप्टिकल फाइबर बनाने का कारखाना मंडीदीप कहाँ पे है? रायसेन। तो ये भी याद रखें। इसके बाद भेल भी याद रखें, भेल यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है, समझ में आ गया आपको। भेल यानी कहाँ पे है? भोपाल में है, भोपाल में स्थापित की गई है भेल, क्लियर है। भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है। इसकी जो नींव रखी थी, ये नींव कब रखी थी? 29 अगस्त 1956 में ब्रिटेन यानी समझते हैं इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड में एक कंपनी थी, कंपनी का नाम है AEL यानी एसोसिएशन इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये दोनों मिलकर हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में नींव रखी थी, किसकी? भेल की। और इसकी स्थापना कब की थी? 1964 में की थी, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापना की गई थी। इसके बाद देखिए कि इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है, ठीक है, भारत की राजधानी दिल्ली में, नई दिल्ली कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ये कहाँ पे है? भोपाल में है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि और क्या क्या उद्योग है हमारे इस मालवा पठार में, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर हमने पूरी उद्योग की बात करी, जैसे कि भोपाल में भेल है, ठीक है, उसी प्रकार सोयाबीन संयंत्र उज्जैन बताया आपको, टिश्यू पेपर मिल इंदौर है, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र जो है वो इंदौर में है, ठीक है, उद्योग नगरी इंदौर को कहते हैं हम, ठीक है। उसी प्रकार हमने बताया है कि भारत का जो डेट्राइट पीतमपुर को कहा जाता है, ये भी याद रखिए आप। जावरा शुगर मिल रतलाम में स्थित है, ठीक है। बैंक नोट प्रेस देवास में स्थित है। तो ये कुल मिलाकर आपको उद्योग भी पता होना चाहिए, क्लियर है। तो ये आप बहुत बेहतर तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं उद्योग के बाद
उद्योग के बाद नेक्स्ट है हमारे मालवा पठार का नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे मैं थोड़ी सी जनजाति बता देता हूँ मौखिक ओरल में आपको, ठीक है, कि मालवा पठार में मुख्य रूप से भील, ठीक है, भील की उपजातियाँ जैसे कि बारेला, भिलाला, मीना अन्य पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आप लोगों को। और आपको ये पता है कि मालवा पठार जो है, उसी मालवा पठार में जो नृत्य चलता है, नाट्य चलता है माच, ठीक है, ये मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है माच, ठीक है, जो कि मालवा की देन है। ये याद रखिएगा, बहुत बेसिक पॉइंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि मालवा पठार में पर्यटन कौन कौन से हैं, दार्शनिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है, उस पर भी थोड़ा सा जिक्र करते हैं। पर्यटन स्थल, तो देखिए पर्यटन स्थल की बात करते हैं, सबसे पहले मैं ले जाता हूं आपको मंदसौर, ठीक है, यहाँ पे है मंदसौर। तो मंदसौर जिले में, हमारे मंदसौर जिले में शिवना नदी के किनारे पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है, ठीक है, क्लियर है, जो कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित है, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद में ले जाता हूं आप लोगों को राजगढ़। राजगढ़ में याद रखिएगा, राजगढ़ के सारंगपुर में रानी रूपमती व बाज बहादुर शाह की मजार बनी है, ठीक है, मजार, क्लियर है, यानी कह सकते हैं मकबरा भी कह सकते हैं, ठीक है, मजार, क्लियर है। तो ये भी याद रखिए आप। इसके बाद में ले जाता हूं आप लोगों को, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे उज्जैन है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पे महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, याद रखिएगा, महाकालेश्वर मंदिर, क्षिप्रा नदी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, और मध्य प्रदेश में 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 है, ठीक है, एक तो क्षिप्रा नदी, रामघाट, उज्जैन, महाकालेश्वर, और दूसरा है हमारे खंडवा, ओंकारेश्वर, ममलेश्वर, कौन सी नदी, नर्मदा नदी, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा आप। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, उज्जैन में वेश्या टेकरी याद रखना है, क्या है, वेश्या टेकरी स्तूप है, ये भी याद रखना उज्जैन में। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसका उज्जैन में क्या है, संदीपनी उज्जैन में संदीपनी आश्रम, नाम सुना होगा आपने, संदीपनी आश्रम है, जहाँ पर श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने शिक्षा ग्रहण की थी, याद रखिएगा, बहुत बेसिक पॉइंट है कि उज्जैन में संदीपनी आश्रम है, उसी आश्रम में बलराम, कृष्णा और सुदामा ने शिक्षा प्राप्त की थी और 64 कलाएं की शिक्षा प्राप्त की थी, याद रखिएगा। और उसी समय काल में जो महर्षि संदीपनी थे, उन्होंने श्री कृष्णा को जगत गुरु की उपाधि दी गई थी, बहुत बेसिक पॉइंट है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए पर्यटन में पुरातात्विक स्थल है, उज्जैन में पुरातात्विक स्थल जो ऐतिहासिक तथ्य है वो भी याद रखिए, जैसे कि एरवास, जूना, नागदा, ठीक है, याद रखिएगा, नागदा, तो ये कहाँ पे हैं, उज्जैन में है, ठीक है। इसके बाद सागर में भी है एरन सागर में, याद रखिए। ओनली हम मालवा की बात कर रहे हैं, क्लियर है, ओनली मालवा पठार की। नेक्स्ट बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं रायसेन में एक मंदिर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उस मंदिर का नाम है भोजपुर, ठीक है, भोजपुर शिव मंदिर है, जिसे मध्य प्रदेश का सोमनाथ मंदिर कहते हैं, ठीक है। अब सोमनाथ मंदिर क्यों कहते हैं मध्य प्रदेश का, क्योंकि सोमनाथ मंदिर भारत के गुजरात के सौराष्ट्र राज्य में स्थित है, उसकी उपाधि हम मध्य प्रदेश के रायसेन के भोजपुर शिव मंदिर को प्राप्त है। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत बेसिक पॉइंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि रायसेन में ही भीमबेटिका की गुफाएं हैं, ठीक है, जो कि प्रागैतिहासिक की पहली साक्ष्य मिली थी भीमबेटिका रायसेन में, ठीक है, शैल चित्र, भित्त चित्र और कई गुफाएं प्राप्त हुई थी वहां पे, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, रायसेन में है भीमबेटिका, अब्दुल्लागंज में स्थित है। और इसी भीमबेटिका रायसेन में जो है, इसे यूनेस्को में शामिल किया गया है, ठीक है, यूनेस्को में शामिल किया गया है, ठीक है, भीमबेटिका को यूनेस्को में कब शामिल किया गया है, 2003 में शामिल किया गया, क्लियर है, 2003 में शामिल किया गया, ये भी आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं इसी रायसेन में सांची का बौद्ध स्तूप है, ठीक है। अब सांची का बौद्ध स्तूप किसने निर्माण किया था, मौर्य वंश के जो शासक रहे हैं सम्राट अशोक, इन्होंने किया था, ठीक है, याद रखिएगा, कहाँ पे है ये, रायसेन में। और इसी सांची के बौद्ध स्तूप को भी यूनेस्को में शामिल है, ठीक है, 1989 में शामिल किया गया था, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद विदिशा देखिए, विदिशा में उदयगिरी है, उदयगिरी की गुफाएं हैं, ठीक है, इंदौर में गोम्बटगिरी हैं और देवास में पुष्पगिरी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट और बढ़ते हैं,
आगे यानी मांडू की ओर जाते हैं। मांडू यानी धार जिले में स्थित मांडू, धार का किला भी निर्मित है, जो कि तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने 1334 ईस्वी में निर्माण किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मांडू कि मांडू में क्या क्या चीज़ें पर्यटन के रूप में है या दार्शनिक क्षेत्र है। ठीक है, करीबन मांडू में 52 साक्ष्य है, याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल में बोलो आपको कि मांडू में तवेरी महल है, जहाज महल है, हिंडोरा महल है, जल महल है, ठीक है, 56 महल है, दाई का महल है, दाई की छोटी बहन का महल है, ठीक है। उसी प्रकार 700 चिड़िया स्थिर है कुल मिलाकर। ठीक है, और सागर की बात करें वहाँ पे तालाब भी हैं, मंजू तालाब है, कपूर तालाब है, ठीक है, सागर तालाब है, और एक और तालाब है सूरज तालाब। तो ये 4 तालाब है। ठीक है, ये भी याद रखें। इसके बाद वहाँ पे चंपा बावड़ी है, अंधेरी बावड़ी है, उजावला बावड़ी है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और मांडू में करीबन 12 गेट है, 12 दरवाजे हैं, जैसे कि दिल्ली दरवाज़ा, आलमगीर दरवाज़ा, जहांगीर दरवाज़ा, गाड़ी दरवाज़ा, हाथीपोल दरवाज़ा, रामपोल दरवाज़ा, तीरपोल दरवाज़ा, तारापुर दरवाज़ा, सोनगढ़ दरवाज़ा, लोहानी दरवाज़ा, भगवानिया दरवाज़ा और भंगी दरवाज़ा, ये 12 दरवाजे हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और इसी जो कि मांडू है, मांडू को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। ठीक है, और सिटी ऑफ जॉय एक बुक है दोस्तों, याद रखिएगा। सिटी ऑफ जॉय एक बुक है, उस बुक की रचयिता मोहम्मद गुलाम यादजानी ने लिखी थी 1928 ईस्वी में। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो कुल मिलाकर मांडू में बहुत अच्छी पर्यटन दार्शनिक क्षेत्र है, और काफ़ी हमारे एमपी में जितनी भी एग्जामें होती है उसमें कहीं ना कहीं मांडू से क्वेश्चन बन जाता है, तो बेहतर तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे मांडू में जो स्थित मेन, जैसे कि रानी रूपमती महल हुआ, बाज बहादुर शाह का महल हुआ, ठीक है, और ये भी याद रखिएगा। और आपको ये बता दिया कि रानी रूपमती और बाज बहादुर शाह की जो मजार है वो कहाँ है, राजगढ़ में है। ठीक है, राजगढ़ के सारंगपुर में है, ये भी याद रखिएगा। और उसी राजगढ़ के नरसिंहपुर, ठीक है, सॉरी नरसिंहगढ़, राजगढ़ में एक नरसिंहगढ़ है, उसी नरसिंहगढ़ में चौड़ीखो एक स्थान है, उसी स्थान को मालवा का कश्मीर कहते हैं, मालवा का कश्मीर कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट हम इसी मालवा के जो टॉपिक है, जितने भी आपको बताया है बेसिक पॉइंट, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो, छोटा वीडियो रहेगा नेक्स्ट, लेकिन मालवा की संपूर्ण जानकारी आपको इस बोर्ड में लिखित मिलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो भी आप देखिए, बहुत बेहतर तरीके से क्लियर है। तो आज के लिए इतना रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।